Good morning, students. Today we are going to start our new chapter, which is structural organization in animals. Okay, so ये चैप्टर के इंट्रो में जो पैराग्राफ दिया है वो मैं आपको एनसीईआरटी से पूरा रीड आउट करवाऊंगी, ठीक है। हम इस चैप्टर में बेसिकली ह्यूमन बॉडी के अंदर जो टाइप ऑफ टिश्यूज होते हैं, मेनली जो 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज होते हैं उसे स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। अब टिश्यूज की स्टडी करने वाले उससे पहले मैं आपको एक मैनर बता देती हूँ जो आपको पता ही होगा कि टिश्यूज आर द कंपोज मतलब आर द बहुत सारे सेल्स मिलकर आर द ग्रुप ऑफ सेल्स। टिश्यूज आर द ग्रुप ऑफ सेल्स। सेल मिलके टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यूज मिलके ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एंड ऑर्गन सिस्टम से आपका बन जाता है ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सो ये चैप्टर में हम जो पढ़ने वाले हैं दैट इज योर टिश्यू। सेल्स के ग्रुप से जो टिश्यूज बनता है वो हम पढ़ने वाले हैं। अब ये जो टिश्यूज है वो टोटल हमारी बॉडी में 4 टाइप के होते हैं। पहला है एपिथेलियल टिश्यू, जिसकी स्टडी आज हम इस लेक्चर में करने वाले हैं। सेकेंड इज योर कनेक्टिव टिश्यू। थर्ड इज योर मस्क्यूलर टिश्यू एंड फोर्थ इज योर नर्वस टिश्यू, जिसमें न्यूरॉन्स आ जाएंगे। नर्वस टिश्यू। लास्ट 3 जो टिश्यूज मैंने लिखे उसके फंक्शंस और उसकी डिटेल्ड स्टडी हम नेक्स्ट लेक्चर से करेंगे। आज हम एपिथेलियल टिश्यू से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो फॉर नाउ रिमेंबर कि टोटल हमारी बॉडी में कितने टाइप के टिश्यूज होते हैं? 4 टाइप के टिश्यूज होते हैं, जिससे ये इतने सारे ऑर्गन्स बनते हैं। स्टमक हो गया, लीवर हो गया, पेनक्रियास हो गया। सो ये सारे टिश्यूज से मिलकर ऐसे ऑर्गन्स बनते हैं, ओके। सो हम स्टार्ट करेंगे एपिथेलियल टिश्यू से। टिश्यू की जो स्टडी होती है ना बेटा, उसे हिस्टोलॉजी कहते हैं। लिख लेना आप कहीं पे, हिस्टोलॉजी। लॉजी का मतलब होता है स्टडी एंड हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू। सो स्टडी ऑफ टिश्यूज उसे हम कहते हैं, स्टडी ऑफ टिश्यूज इज नोन एज हिस्टोलॉजी। सो एपिथेलियल टिश्यू में एपी का मतलब होता है अपॉन एंड थीलियल का मतलब होता है टू रेस्ट। इट मीन्स टू रेस्ट अपॉन। अपॉन यानी किसी के ऊपर। इसका मतलब एपिथेलियल टिश्यू जो है वो एक ऐसे सेल का कंपोजिशन है, एक ऐसे सेल का ग्रुप है जो किसी के ऊपर रेस्ट कर रहा है। जैसे बेड के ऊपर हम रेस्ट करते हैं ना, वैसे ये जो आपकी एपिथेलियल टिश्यू है वो कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर रेस्ट करती है। देखो नीचे आपकी ये कनेक्टिव टिश्यू होती है, ठीक है, और ऊपर होती है आपकी एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू के देखो मैंने सेल्स ड्रॉ किए, डिफरेंट टाइप्स के सेल्स होते हैं, ठीक है। ये मैं आपको जनरल बता रही हूँ एपिथेलियल टिश्यू में एपिथेलियल का मतलब। तो ये जो बीच में मैंने येलो कलर का ड्रॉ किया है ना, दैट इज योर बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन। एपिथेलियल टिश्यू जो है वो डायरेक्टली आपके कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर नहीं खड़ी है। डायरेक्टली कनेक्टिव टिश्यू एक बेड मान लो और उसके ऊपर एपिथेलियल टिश्यू क्या कर रहे हैं? रेस्ट कर रहे हैं। तो आपके एपिथेलियल टिश्यू के लिए बेड की तरह एक्ट कौन कर रहा है? आपका कनेक्टिव टिश्यू कर रहा है। लेकिन कनेक्टिव टिश्यू के पहले बेसमेंट मेम्ब्रेन आती है, ठीक है। और वो जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो ए सेलुलर है। ए सेलुलर का मतलब है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन कोई सेल्स से मिलके नहीं बनी। बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है वो आपके ग्लाइकोप्रोटीन्स और म्यूकोपोलीसेकेराइड्स से बनी है। ए सेलुलर लेयर है, याद रखना। बेसमेंट मेम्ब्रेन इज नॉट दी
ग्रुप ऑफ सेल्स, मतलब बेसमेंट मेम्ब्रेन सेल से मिलके नहीं बनी, वो ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड म्यूकोपोलीसेक्राइड्स की बनी है, ठीक है, वो ए सेलुलर लेयर है। म्यूकोपोलीसेक्राइड, पोलीसेक्राइड का मतलब क्या होता है, बहुत सारी शुगर्स मिलके बनेगी, दैट इज पोलीसेक्राइड्स। म्यूको स्टैंड फॉर म्यूकस, म्यूकस का कंपोजिशन याद रखने की जरूरत नहीं, म्यूकस एक सीख की सब्सटेंस होता है, तो म्यूकस प्लस पोलीसेक्राइड, म्यूकोपोलीसेक्राइड, ग्लाइकोप्रोटीन्स यानी प्रोटीन्स प्लस ग्लाइको, प्रोटीन्स प्लस शुगर, सो दैट इज ग्लाइकोप्रोटीन्स, तो उससे मिलकर आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन बनी है। सो आपके जो एपिथेलियल टिश्यू है वो आपके कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर रेस्ट कर रहे हैं, बीच में आपकी एक ए सेलुलर लेयर है जिसे आप बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हो, ठीक है। उसके बाद एपिथेलियल टिश्यू के बारे में आपको क्या चीज याद रखनी है कि जो आपकी एपिथेलियल टिश्यू है वो, उसके जो सेल्स होते हैं उसके बीच में बहुत ही लिटल स्पेस होती है, मतलब वेरी लिटल इंटर सेल्यूलर स्पेसिस। सेल्स एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं एपिथेलियल टिश्यू के अंदर, तो इंटरसेल्यूलर स्पेसिस किसे कहते हैं, मान लो कि ये एक सेल है, ये एक सेल है, तो ये सेल और ये सेल के बीच में जो स्पेस होगा, ठीक है, उसे इंटरसेल्यूलर स्पेस कहते हैं। सो इंटरसेल्यूलर स्पेसिस आपके एपिथेलियल टिश्यू में बहुत ही कम होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी एनसीईआरटी ने एक लाइन लिखी है कि आपका जो एपिथेलियल टिश्यू है, ठीक है, वो लाइनिंग है और कवरिंग है, लाइनिंग और कवरिंग ऑफ योर बॉडी। सो इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, ठीक है। मान लो कि ये ह्यूमन की बॉडी में एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल तो पता है ना, इसोफेगस, स्टमक, मतलब जहां से आपका फूड पास होता है वो पूरा कैनाल, उसमें जितने जितने भी बीच में ऑर्गन्स आ गए वो सारे आपके क्या हो गए, एलिमेंट्री कैनाल में आएंगे। सो ठीक है, ये बॉडी के अंदर एलिमेंट्री कैनाल हो गई, एलिमेंट्री कैनाल के बाहर कुछ सेल्स हो गए और एलिमेंट्री कैनाल के अंदर कुछ सेल्स हो गए। तो अंदर जो सेल होंगे एलिमेंट्री कैनाल के, दे आर, वो लाइनिंग बनाएंगे, ठीक है, और एलिमेंट्री कैनाल के बाहर जो सेल होंगे वो कवरिंग करेंगे। सो लाइनिंग और कवरिंग द बॉडी, यानी देखो एलिमेंट्री कैनाल में, मान लो कि एलिमेंट्री कैनाल में सबसे पहले ये जो मैंने आपको बताया दैट इज योर इसोफेगस, ठीक है। सो इसोफेगस के बाहर जो सेल्स होंगे वो इसोफेगस की कवरिंग फॉर्म करेंगे और अंदर जो होंगे वो लाइनिंग करेगी। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन कवरिंग और लाइनिंग। और ये जो एपिथेलियम है, ठीक है, उसके जो सेल्स है, ये भी एक एनसीईआरटी की लाइन है, फेसिस आउट आइदर योर बॉडी फ्लूइड और आउटसाइड एनवायरमेंट। तो देखो जो सेल्स आपके एलिमेंट्री कैनाल के बाहर कवरिंग फॉर्म कर रहे हैं, ये वाले सेल्स, वो आपके पूरी बॉडी हो गई, बीच में आपकी एलिमेंट्री कैनाल आ जाएगी। सो उसके बाहर जो सेल्स लाई करेंगे वो किसको फेस करेंगे, बॉडी फ्लूइड को फेस करेंगे। यहाँ पे आपका क्या होगा, बॉडी फ्लूइड होगा, और बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ वाटर मोस्टली, ठीक है, और सेल इज कंपोज्ड ऑफ वाटर मोस्टली, अगर स्पेसिफिकली बोलूँ तो ये आपके बॉडी फ्लूइड को फेस कर रहे हैं, ये आउटसाइड वाले सेल्स, कवरिंग वाले सेल्स, और आउटसाइड एनवायरमेंट को भी फेस कर रहे हैं। तो जो सेल्स आपकी स्किन में होंगे, जो सेल्स आपकी स्किन में होंगे, सबसे ऊपरी सेल, ठीक है, सबसे ऊपरी सेल्स जो आपके स्किन में होंगे वो आपके आउटसाइड एनवायरमेंट को फेस कर रहे हैं। आपके अंदर जो सेल्स है, ठीक है, आपकी एलिमेंट्री कैनाल, उसकी जो कवरिंग फॉर्म कर रहे हैं, दे आर फेसिंग योर बॉडी फ्लूइड, ठीक है, एंड आपकी स्किन के ऊपर ही, मैंने, ये मेरी एलिमेंट्री कैनाल है, यहाँ पे जो सेल्स है एलिमेंट्री कैनल के अंदर वो उस एलिमेंट्री कैनल की लाइनिंग को बना रहे, दे आर इनसाइड द एलिमेंट्री कैनल, लेकिन जो यहाँ पे बाहर प्रेजेंट है वो उसकी कवरिंग बना रहे हैं, और वो क्योंकि कवरिंग बना रहे हैं तो वो बॉडी फ्लूइड को फेस करेगी, और जो आपकी स्किन में प्रेजेंट है वो आपके आउटसाइड एनवायरमेंट को फेस करेगी। स्किन के सबसे पहली लेयर पे जो एपिथेलियम प्रेजेंट है वो आउटसाइड एनवायरमेंट को फेस करेगी, ओके।
सो ये कुछ एनसीईआरटी की लाइनिंग्स है। उसके बाद जो आपके एपिथेलियल टिश्यू है उसका फ्री सरफेस भी होता है। देखो फ्री सरफेस ये जो दिख रहा है सेल्स के ऊपर का, ये पूरा ऊपर का सरफेस, उसे हम कहते हैं फ्री सरफेस। ठीक है, क्योंकि नीचे वाला सरफेस तो रेस्ट कर रहा है। जैसे आप अगर रेस्ट कर रहे हो बेड पे, तो आपका जो नीचे वाला पूरा बैक पोर्शन है वो पूरा बेड पे रेस्ट कर रहा है, बट ऊपर से तो पूरे आप फ्री हो, ऊपर से तो आपका फ्री सरफेस है। तो सेम इन दिस केस कि जो आपके एपिथेलियल टिश्यू है वो ऊपर से उनका सरफेस कैसा है, फ्री है। तो ये फ्री सरफेस पे क्योंकि ये फ्री है तो इसमें दो जने अटैक करने आ सकते हैं। इट मीन्स कि ये फ्री सरफेस जो है वो अपने आप में सीलिया डेवलप करके सीलिएटेड एपिथेलियम बन सकता है, या फिर अपने अंदर माइक्रोविलाई डेवलप करके ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम बन सकता है। देखो ये जो अगर सेल्स है ना एपिथेलियल के, वो अपने अंदर माइक्रोविलाई का फॉर्मेशन करते हैं तो कुछ ऐसे दिखेगी। और ऐसा जो स्ट्रक्चर होता है ना, ऐसे जिगजैग जिगजैग जिगजैग, वो हमारे ब्रश में भी तो होता है। तो अगर आपके एपिथेलियल टिश्यू के फ्री सरफेस पे माइक्रोविलाई का फॉर्मेशन हो जाता है, माइक्रोविलाई क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इनफोल्डिंग्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज लाइक दिस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे 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 इनफोल्ड हो जाती है। क्यों होती है माइक्रोविलाई का फॉर्मेशन, क्यों होता है, तो सरफेस एब्सॉर्प्शन बढ़ाने के लिए। देखो कोई चीज अगर ऐसे आपका एक ये वाला सेल है और सामने आपके एक ये वाला सेल है, ये वाले सेल में क्या है, ये ऐसे 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 प्लाज्मा मेम्ब्रेन फोल्ड हुई है, और जबकि यहाँ पे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ऊपर से ऐसी फ्लैट है। तो सरफेस एरिया जो है वो इस वाले में माइक्रोविलाई वाले में ज्यादा होगा, और सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो एब्सॉर्प्शन ज्यादा होगा। मैम एब्सॉर्प्शन क्यों ज्यादा करवाना है, सो इंटेस्टाइन में आपके ऐसे सेल्स रखने पड़ेंगे जिसका सरफेस एरिया ज्यादा हो, जिसके कारण आपका एब्सॉर्प्शन जो है वो ज्यादा हो फूड का। ओके, सो एब्सॉर्प्शन जो है वो इंक्रीज करने के लिए आपको माइक्रोविलाई की जरूरत पड़ती है। सो अगर ये माइक्रोविलाई आपके फ्री सरफेस पे डेवलप हो जाते हैं एपिथेलियम के, तो उसे कहा जाता है ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम। ठीक है, और अगर सीलिया डेवलप हो जाती है तो उसे कहा जाता है सीलिएटेड एपिथेलियम। अब जो सीलिया होती है, मान लो कि दिस इज योर सेल, ठीक है, उसमें सीलिया डेवलप हुई, तो सारी सीलिया की जो डायरेक्शन होगी ना, वो सारी सीलिया की डायरेक्शन ऐसा नहीं कि कुछ सीलिया ये साइड फेस कर रहे हैं, कुछ सीलिया ये साइड फेस कर रहे हैं, नहीं, सभी सीलिया एक ही डायरेक्शन में होगी और वो एयर का मूवमेंट भी एक ही डायरेक्शन में करवाएगी। सीलिया का माइक्रोविलाई का जैसे फंक्शन होता है सरफेस एरिया बढ़ा के एब्सॉर्प्शन बढ़ाना फूड का, सीलिया का फंक्शन होता है मूवमेंट में। ठीक है, आप जब भी ब्रीथ करते हो तो एयर के साथ साथ डस्ट पार्टिकल्स भी अंदर आ जाते हैं। सो जो सीलिएटेड एपिथेलियम होता है वो क्या करता है, जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उसे वापस, इसका मूवमेंट वापस बैकवर्ड करवाता है और उसे बाहर फेंकता है। ठीक है, वो डस्ट पार्टिकल्स को सीलिया में ट्रैप करने के लिए मदद म्यूकस करता है, क्योंकि सीलिया जिस सेल्स के ऊपर होता है ना, जिस एपिथेलियल सेल्स के ऊपर, वो म्यूकस सीक्रेट करते हैं। वो म्यूकस एक स्टिकी लेयर होता है म्यूकस, तो उससे यहाँ पे एयर आ रही है, एयर में कुछ डस्ट पार्टिकल्स होंगे, तो वो डस्ट पार्टिकल्स उस म्यूकस में ट्रैप हो जाते हैं, और फिर वो जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो बाहर चले जाते हैं बॉडी के बाहर सीलिया की मदद से, और एयर आपकी अंदर ट्रैवल करती है। ओके, अब ये जो आपका एपिथेलियम होता है उसके दो टाइप होते हैं। एक होता है आपका सिंपल एपिथेलियम, और एक होता है आपका कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम मतलब सिर्फ एक ही लेयर से आपका एपिथेलियम बना है, और यहाँ पे मोर देन वन लेयर, मतलब कि सिंपल एपिथेलियम में ऐसे सिर्फ सेल की एक ही लेयर होगी, जबकि कंपाउंड एपिथेलियम में मल्टी लेयर होगा, वो एक से ज्यादा लेयर से एपिथेलियम बना होगा। ठीक है, सो दिस इज कंपाउंड एपिथेलियम। अब जो सिंपल एपिथेलियम होगा
वो भी फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड होता है। आपका सिंपल एपिथेलियम भी फर्दर 3 टाइप में डिवाइड होता है कि सिंपल एपिथेलियम में आपके सेल्स कैसे, मतलब सेल्स का शेप कैसा है, स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ structural on basis of, just a minute, on basis of structural modification of cell, your simple epithelium is classified into 3 type। एक होता है सिंपल स्क्वेमस, ठीक है, एक होता है सिंपल क्यूबॉइडल, एंड एक होता है सिंपल कॉलमनर। ठीक है, अब उसमें सबसे पहला जो है आपका सिंपल स्क्वेमस, अब उसमें जो आपके सेल्स होते हैं वो बहुत ही फ्लैट होते हैं, कुछ इस टाइप के फ्लैट सेल्स होते हैं। मैं आपको पीछे करवाती हूँ। ठीक है, चलो यहीं पे लिखवा देती हूँ। सेल्स आपके फ्लैट होते हैं और न्यूक्लियस भी आपका कैसा होता है, फ्लैट होता है और सेंटर में होता है। सो सिंपल स्क्वेमस में जो आपके सेल्स है वो कैसे है, चपटे फ्लैट है। न्यूक्लियस भी कैसा है, फ्लैट है, बट सेंटर में है। ठीक है, अब ये जो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम है ना, वो नीचे से आपको फ्लैट लगता है, लेकिन जब आप उसको ऊपर से देखोगे ना सेल्स को, तो ऊपर से वो फ्लोर पे टाइल्स कैसी होती है, उस टाइप के लगते हैं। मतलब कुछ ऊपर से ये कुछ ऐसे आपको दिखने में लगते हैं, और उनकी क्या हो जाती है, इर्रेगुलर बाउंड्रीज। जब आप उसको अपर साइड से देखते हो तो आपको इर्रेगुलर बाउंड्रीज दिखाई देती है। और जो एपिथेलियम में इर्रेगुलर बाउंड्रीज होती है, ऐसे एपिथेलियम को हम क्या बोलते हैं, टेसेलेटेड एपिथेलियम। टेसेलेटेड एपिथेलियम। ठीक है, और ये जो चीज है वो आपको कैसे दिखाई देती है, जैसे फ्लोर पे टाइल्स होती है ना, वैसे दिखाई देती है। तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, पेवमेंट एपिथेलियम। पेवमेंट एपिथेलियम, यानी कि ऐसे के, अब अगर आप साइड से देखो तो दे आर लुकिंग लाइक फ्लैट है, न्यूक्लियस भी फ्लैट है, सेंटर में है, लेकिन आप उसको सेल्स को ऊपर से देख रहे थे, आपको ऐसा लग रहा है कि वो बिल्कुल फ्लैट है ना, तो आपको ऐसा लग रहा है फ्लोर पे टाइल्स कैसी फ्लैट होती है, सो वैसे लग रहे हैं, तो आपने उसको पेवमेंट एपिथेलियम बोल दिया। और आपको इरेगुलर बाउंड्रीज भी दिखाई दे रही है ऊपर से, और जिस एपिथेलियम में इरेगुलर बाउंड्रीज होती है उस एपिथेलियम को नाम दिया है टेसेलेटेड एपिथेलियम। ठीक है, तो सिंपल स्क्वेमस का टेसेलेटेड एपिथेलियम भी कह सकते हो। और इसके एग्जाम्पल में क्या आएंगे, सिंपल स्क्वेमस के एग्जाम्पल में, जो सिंपल स्क्वेमस में जो सेल्स होते हैं उसे स्क्वेमस सेल्स बोलते हैं, क्योंकि उसके सेल्स फ्लैट होता है, उसका न्यूक्लियस भी फ्लैट होता है। और इनके सेल्स का फंक्शन बेसिकली डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन करना होता है, क्योंकि दे आर वेरी फ्लैट बहुत, और सिंगल लेयर वाले भी, और सिंगल लेयर वाले हैं तो आसानी से डिफ्यूजन हो सकता है, और अगर मल्टी लेयर वाले होते तो आसानी से डिफ्यूजन नहीं हो पाता है, आसानी से फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता। आपको, आप सोचो कि आपको फिल्ट्रेशन करना है, आप 4 कपड़े लेकर आ गए और आप उसमें से पानी फिल्टर कर रहे हो, चाहे पोरस कपड़े, पोर वाले कपड़े लेकर आ गए, सो फिल्ट्रेशन में देर लगेगी, और एक ही पोरस कपड़े से फिल्ट्रेशन कर रहे हो तो ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। तो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम का इस तरीके से आप फंक्शन याद रख सकते हो, डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन। ठीक है,
ये एग्जाम्पल में अभी करवाऊंगी। डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन फंक्शन हो गया सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम का। सो जहां जहां पे भी डिफ्यूजन होता है, आपका एल्वियोलाई, ठीक है, एल्वियोलाई और ब्लड कैपिलरी के बीच में डिफ्यूजन होता है फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। फिर ब्लड वेसल्स, देखो ब्लड वेसल्स के अंदर जो एपिथेलियम होता है, ब्लड वेसल्स के अंदर जो एपिथेलियम होता है उसे एंडोथेलियम भी कहा जाता है। आगे के चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे। उसके बाद जहां जहां पे भी फिल्ट्रेशन होता है, दैट इज योर बाउमेंस कैप्सूल, किडनी में, यानी कि किडनी के अंदर नेफ्रॉन में जो लोकेटेड होता है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हो जाएंगे आपके सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम के, ठीक है, जहां पे भी डिफ्यूजन होने वाला है, यानी एल्वियोलाई, ठीक है। सपोज ये आपकी एल्वियोलाई हो गई और ये आपकी ब्लड कैपिलरी हो गई। तो एल्वियोलाई से ब्लड कैपिलरी में O2 आता है और यहाँ से CO2 जाता है। सो ये डिफ्यूजन में जो सेल्स हो गए यहाँ पे, ठीक है, ये ब्लड कैपिलरी में और ये एल्वियोलाई में, वो सिंपल स्क्वेमस सेल्स हो गए, मतलब यहाँ पे सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम होगा। उसके बाद ये आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपने देखा है, बाउमेन कैप्सूल वाला, ठीक है, जहाँ पे ब्लड आता है। सो बाउमेन कैप्सूल में फिल्ट्रेट होता है, बाउमेन कैप्सूल जो नेफ्रॉन का होता है वो, सो वो भी इसके एग्जाम्पल में आ जाएगा। और जितनी भी आपकी ब्लड वेसल्स होती है, आर्टरीज हो गई, विंग्स हो गई, ठीक है, उनके अंदर जो उनके अंदर भी एक एपिथेलियम होता है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, ठीक है, जिसे हम एंडोथेलियम कहते हैं। उसके बाद सेकंड पे आ जाओ, सिंपल एपिथेलियम का दूसरा टाइप, दैट इज सिंपल क्यूबॉइडल, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है। अब ये जो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, उसको फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। सिंपल एपिथेलियम के 3 टाइप, सिंपल स्क्वेमस, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कॉलमनर। अब ये जो सिंपल क्यूबॉइडल है उसके फर्दर 3 टाइप्स है। एक तो सिंपल क्यूबॉइडल खुद, ठीक है। दूसरा, अगर इसमें आपको ब्रश बॉर्डर माइक्रोविलाई देखने को मिले क्यूबॉइडल क्यूब सेल की सरफेस पे, तो उसे बोलेंगे ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। और तीसरे टाइप के हैं सिलिएटेड क्यूबॉइडल। सबसे पहले समझते हैं सिंपल क्यूबॉइडल क्या होता है। सो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम मींस कि ये आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन हो जाएगी। आपके जो सेल्स होंगे वो यहाँ पे क्यूब शेप के होंगे, कुछ इस टाइप के, ओके। इनके अंदर जो न्यूक्लियस होगा वो राउंड होगा एंड सेंटर में होगा, ठीक है। आपके सेल्स मैंने कैसे बताए, क्यूबिकल हो गए, इसीलिए इसे सिंपल क्यूबॉइडल बोला है। यहाँ पे न्यूक्लियस कैसा होगा, राउंड होगा एंड सेंटर में होगा, ओके। और ये जो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम है वो आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा। सो डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन, डक्ट ऑफ ग्लैंड, जो आपके ग्लैंड्स होती है ना, वो ग्लैंड जो होती है वो कोई ना कोई सिक्रेशन करती है, जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड, तो वो सिक्रेशन कोई सलाइवा को सिक्रेट करती है। सो उनकी डक्ट में भी सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है। लेकिन हम कैसी ग्लैंड्स की बात कर रहे हैं, स्मॉल ग्लैंड्स, ओके, छोटी ग्लैंड्स। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि मान लो कि ये आपकी बड़ी ग्लैंड हो गई और इससे छोटी छोटी ग्लैंड निकल रही है, ठीक है। सो जो छोटी स्मॉल ग्लैंड्स होती है उसमें आपका सिंपल क्यूबॉइडल होता है। बड़ी ग्लैंड्स बड़ी ग्लैंड्स में नहीं होता, छोटी छोटी ग्लैंड्स में होता है। उसके अलावा इसके एग्जाम्पल्स में आप लिख सकते हो थायराइड फॉलिकल। थायराइड के अंदर जो सेल्स होते हैं ना, उसे फॉलिकुलर सेल्स बोलते हैं। ये आपका एक फॉलिकल होता है थायराइड में, उसके अंदर फॉलिकुलर सेल्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो आपके फॉलिकल्स होते हैं, थायराइड फॉलिकल्स,
उनमें भी कैसा एपिथेलियम होता है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है। ठीक है, सो ये 3 एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। और उसके बाद जो आपके गोनाड्स है, यानी कि टेस्टिस एंड ओवरीज, उसमें भी सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है। और उनमें जो एपिथेलियम होता है उसे आप क्या कहोगे, जो गोनाड्स में होता है, टेस्टिस एंड ओवरीज में होता है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, उसे हम नाम देते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। जर्मिनल एपिथेलियम। और जो ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल, ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल का मतलब क्या है, क्यूबिकल सेल्स ही होंगे, न्यूक्लियस राउंड होगा, सेंटर में होगा। लेकिन ब्रश बॉर्डर मैंने आपको पहले भी समझाया था कि ब्रश बॉर्डर का मतलब होता है माइक्रोविलाई का डेवलपमेंट हो जाना आपके सेल्स में। सो इस सेल्स में आपके माइक्रोविलाई का फॉर्मेशन हो गया, तो इसे बोलेंगे ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल। ठीक है, न्यूक्लियस तो राउंड होगा, सेंटर में होगा, सेल्स क्यूबिकल होंगे, लेकिन ऊपर आपके कौन सा स्ट्रक्चर डेवलप हो गया, माइक्रोविलाई डेवलप हो गया। ठीक है, और ऐसे टाइप के सेल्स आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये वाला एग्जाम्पल जो है पीसीटी, वो ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल में आता है, और डीसीटी सिंपल क्यूबॉइडल में आता है। ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल नेफ्रॉन के ही पार्ट्स हैं, लेकिन वो आगे जब हम ह्यूमन फिजियोलॉजी में चैप्टर्स पढ़ेंगे तो अगर किसी को ना भी पता हो पीसीटी डीसीटी क्या है तो आगे पता लग जाएगा। लेकिन अभी के लिए क्या याद रखोगे, जो पीसीटी है वो ब्रश बॉर्डर में आता है। ओके, सॉरी, और जो डीसीटी है वो सिंपल क्यूबॉइडल में आता है। ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल का एग्जाम्पल पीसीटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा। सिलिएटेड क्यूबॉइडल, सिलिएटेड क्यूबॉइडल के सेल्स कैसे होंगे, तो उनमें सेल्स में क्या डेवलप हो जाएगी, सीलिया डेवलप हो जाएगी। सीलिया का फंक्शन क्या होता है, मूवमेंट, सीलिया डेवलप हो जाएगी। और सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो है वो आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, स्मॉल ब्रोंकियोल्स। ट्रेकिया से दो ब्रोंकी बनते हैं, ब्रोंकी से ब्रोंकियोल्स, सेकेंडरी ब्रोंकियोल्स, टर्शियरी ब्रोंकियोल्स, ये हम रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। लेकिन ये हमें फिलहाल के लिए याद रखो कि सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो है वो स्मॉल ब्रोंक्यूल्स में पाई जाती है। और ये सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो है, इनका क्या फंक्शन होगा, तो देखो सीलिया का एक ही फंक्शन होता है, मूवमेंट, तो सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम का भी एक ही फंक्शन होगा, दैट इज मूवमेंट। और ये सिंपल क्यूबॉइडल और ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल दोनों का मैं प्लस में यानी एक साथ इन दोनों का फंक्शन लिख रही हूँ। ठीक है, इन दोनों का फंक्शन होता है, एक तो होता है सिक्रेशन में एंड एक होता है एब्सॉर्प्शन में। कोई भी चीज को सिक्रेट करना है, जैसे कि H प्लस आयन है उसे बाहर निकालने हैं नेफ्रॉन में, सिक्रेट करना है, फिर H प्लस आयन को एब्सॉर्ब करने हैं, सो एब्सॉर्प्शन। सो सिक्रेशन एंड एब्सॉर्प्शन इज द फंक्शन ऑफ योर सिंपल क्यूबॉइडल एंड ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल। ठीक है, और मूवमेंट इज द फंक्शन ऑफ सिलिएटेड क्यूबॉइडल। पीसीटी डीसीटी के एग्जाम्पल्स याद रखना, और ये भी ध्यान में देना कि छोटी ग्लैंड्स में, जो स्मॉल ग्लैंड्स होती है ना, उसमें आपका सिंपल क्यूबॉइडल होता है। मैंने स्मॉल क्यों लिखवाया, क्योंकि देखो सिंपल कॉलमनर जो होगा ना उसमें भी डक्ट ऑफ ग्लैंड आएगा, लेकिन उसमें बड़ी बड़ी ग्लैंड्स में होता है। ठीक है, और इसमें इसीलिए यहाँ पे स्मॉल ग्लैंड्स वर्ड लिखना जरूरी है। ठीक है, देखो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम बहुत ही इजी है, क्योंकि सिंपल एपिथेलियम इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप, सिंपल स्क्वैमस, सिंपल क्यूबॉइडल और सिंपल कॉलमनर। लेकिन सिंपल स्क्वैमस के फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं, सिंपल क्यूबॉइडल के फर्दर क्लासिफिकेशन है। ठीक है, नाउ योर थर्ड इज सिंपल columnar. Now this simple columnar is also divided into 3 types. पहले खुद simple columnar, उसके बाद ब्रश बॉर्डर कॉलमनर एपिथेलियम, ब्रश बॉर्डर columnar epithelium, and third type is
ciliated कॉलमनर एपिथेलियम। अब सिंपल कॉलमनर का मीनिंग क्या निकल के आता है? सबसे पहले इसमें सेल्स कैसे होंगे? टॉल इलोंगेटेड स्लेंडर सेल्स। न्यूक्लियस ओवल होगा और बेस पे होगा। सेल्स कैसे होंगे? टॉल इलोंगेटेड और स्लेंडर, स्लेंडर यानी पतले। न्यूक्लियस कैसा है? ओवल एट बेस, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्क्वेमस में फ्लैट न्यूक्लियस था लेकिन सेंटर पे ही था। क्यूबॉइडल में भी राउंड न्यूक्लियस था लेकिन सेंटर पे ही था। लेकिन कॉलमनर में ओवल न्यूक्लियस है और बेस पे है। ठीक है, बेस यानी नीचे की तरफ। सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम हमको कहाँ देखने को मिलेगा? सो सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम जो है वो आपको जीआई ट्रैक्ट में देखने को मिलेगा। ब्रश बॉर्डर भी जीआई ट्रैक्ट में देखने को मिलता है। मैं एग्जांपल आपको बाद में लिखवाती हूँ। ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम का मतलब है माइक्रोविलाई बन जाना। ठीक है, सो दैट इज अ ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। और सीलिएटेड का मतलब है सीलिया का फॉर्मेशन हो जाना। ठीक है, सो अब एग्जाम्पल देखो। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ब्रश बॉर्डर कॉलमनर में भी एग्जाम्पल बोल रहा है जीआई ट्रैक्ट। जीआई ट्रैक्ट यानी गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। स्टमक और इंटेस्टाइन दोनों को कंबाइन करके जो ट्रैक्ट बनता है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। तो स्टमक जो है, ठीक है, वो सिंपल कॉलमनर हो जाएगा। और इंटेस्टाइन में ब्रश बॉर्डर कॉलमनर। याद कैसे रखोगे? इंटेस्टाइन में एब्सॉर्प्शन ज्यादा करना होता है एज कम्पेयर टू योर स्टमक। इसलिए इंटेस्टाइन में ऐसे सेल्स आपको चाहिए जिसमें एब्सॉर्प्शन ज्यादा हो, और ऐसे सेल सिंपल कॉलमनर नहीं ब्रश बॉर्डर कॉलमनर ही हो सकते हैं जहाँ पे माइक्रोविलाई प्रेजेंट हो। तो इंटेस्टाइन में ब्रश बॉर्डर कॉलमनर, स्टमक में सिंपल कॉलमनर। सिंपल कॉलमनर आपकी जो लार्ज डक्ट होगी ग्लैंड्स की, उधर भी होगा, क्योंकि स्मॉल डक्ट जो थी उसमें आपका सिंपल क्यूबॉइडल था। ठीक है, और सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम के एग्जाम्पल भी खास इंपॉर्टेंट है। फैलोपियन ट्यूब, लार्ज ब्रोंकियोल्स, क्योंकि स्मॉल ब्रोंकियोल्स में आपका सीलिएटेड क्यूबॉइडल था। फैलोपियन ट्यूब तो पता है। फैलोपियन ट्यूब जो उसमें एग का आगे की तरफ मूवमेंट करवाने के लिए चाहिए। जब रिप्रोडक्टिव वाला चैप्टर पढ़ेगा 12th में तो पता चलेगा फैलोपियन ट्यूब क्या होता है। अभी के लिए याद रखो, ओवरी का आगे की तरफ मूवमेंट करवाने के लिए फैलोपियन ट्यूब इज नीडेड। ठीक है, मतलब एक तरीके से एग की मूवमेंट करवाने के लिए चाहिए फीमेल बॉडी के अंदर फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, ओवरी का ही पार्ट है फैलोपियन ट्यूब। सो फैलोपियन ट्यूब और लार्ज ब्रोंक्यूल्स जो एग्जांपल्स है सीलिएटेड कॉलमनर के, इंपॉर्टेंट है फैलोपियन ट्यूब। लार्ज ब्रोंक्यूल्स भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्मॉल ब्रोंक्यूल्स मैंने आपको, देखो स्मॉल ब्रोंक्यूल्स कहाँ पे पढ़ाया था? सीलिएटेड क्यूबॉइडल में। और लार्ज ब्रोंक्यूल्स का एग्जांपल में, लार्ज ब्रोंक्यूल्स के एग्जांपल में कौन है? आपका सीलिएटेड कॉलमनर। ठीक है, फिर स्मॉल डक्ट जो थी ग्लैंड की, उसके एग्जांपल में कौन था? सिंपल क्यूबॉइडल। लार्ज डक्ट के एग्जांपल में सिंपल कॉलमनर। ब्रश बॉर्डर जो कॉलमनर सेल्स है ना, उसमें एक और एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर गॉबलेट सेल। वो भी इंटेस्टाइनल सेल्स ही होते हैं जो कि म्यूकस सीक्रेट करते हैं। ठीक है, वो जो गॉबलेट सेल्स है वो भी एग्जांपल्स है ऑफ ब्रश बॉर्डर कॉलमनर एपिथेलियम। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है अलग से एक एपिथेलियम जो आपकी एनसीईआरटी ने मेंशन किया है, दैट इज योर ग्लैंडुलर एपिथेलियम। उसके क्लासिफिकेशन दो बेसिस पे कर सकते हैं। पहले हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ
सेल, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल आपका ग्लैंडुलर एपिथेलियम दो टाइप में डिवाइडेड है, एक यूनिसेल्युलर, दूसरा मल्टीसेल्युलर। अच्छा, पहली वाली स्लाइड जो थी उसमें फंक्शंस वही कॉमन रहेंगे आपके सिंपल कॉलमनर और ब्रश बॉर्डर कॉलमनर के लिए। सिक्रेशन और एब्सॉर्प्शन हो गया फंक्शन, सिक्रेशन प्लस एब्सॉर्प्शन, और यहाँ पे आपका फंक्शन हो जाएगा जहां पे भी सीला हो उसके फंक्शन में क्या आएगा, सिर्फ मूवमेंट। ओके, यूनिसेल्युलर ग्लैंडुलर, ग्लैंडुलर एपिथेलियम जहां पे भी ग्लैंड होती है, ग्लैंड का ग्लैंड जो होती है वो स्पेशलाइज्ड होती है फॉर सिक्रेशन। सो आपके ग्लैंडुलर एपिथेलियम का बेसिकली सिक्रेशन का ही काम होता है। यूनिसेल्युलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम के एग्जांपल में आएगा गॉबलेट सेल जो म्यूकस सिक्रेट करती है। मल्टीसेल्युलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम के एग्जांपल में बहुत सारे एग्जांपल आ सकते हैं। अभी के लिए हम लेते हैं सलाइवरी ग्लैंड जो सलाइवा सिक्रेट करेगी। सो दिस इज मल्टीसेल्युलर। सलाइवरी ग्लैंड बहुत सारी सेल्स की बनी होगी, जबकि यूनिसेल्युलर गॉबलेट सेल्स यानी उसमें एक ही सेल रिस्पॉन्सिबल है फॉर द सिक्रेशन ऑफ म्यूकस। ठीक है, सेकेंड जो क्लासिफिकेशन होता है ग्लैंडुलर एपिथेलियम का, वो ऑन बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ डक्ट के बेसिस पे होता है। ऑन बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ डक्ट। सो उसमें तीन टाइप के ग्लैंडुलर एपिथेलियम आएंगे। फर्स्ट इज योर एक्सोक्राइन ग्लैंडुलर एपिथेलियम, दूसरा होगा एंडोक्राइन ग्लैंडुलर एपिथेलियम, एंड तीसरा आपका होगा हेटेरोक्राइन ग्लैंडुलर एपिथेलियम, या फिर उससे आप मिक्स्ड भी बोल सकते हो, या फिर उसे आप कंपोजिट भी बोल सकते हो। देखो, ग्लैंडुलर एपिथेलियम का मतलब होता है देखो कोई भी ग्लैंड होती है ना वो स्पेशलाइज होती है सिक्रेशन के लिए, सिक्रेशन का काम करती है। समझ आ रहा है? सो मान लो कि सलाइवरी ग्लैंड है, तो सलाइवरी ग्लैंड इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड, क्योंकि सलाइवरी ग्लैंड में वो जो सिक्रेशन करती है वो डक्ट में निकलता है। सलाइवरी ग्लैंड जिस भी सेल से बनी होगी, वो ये मान लो उसने सलाइवा का सिक्रेशन किया तो वो एक डक्ट के थ्रू सिक्रेट होगा। ठीक है, लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड में क्या होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड में मान लो कि हाइपोथैलेमस इज एन एग्जांपल, उसने या तो पिट्यूटरी जो हार्मोन्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ग्रोथ हार्मोन्स, उन्होंने सिक्रेट किए ग्रोथ हार्मोन्स। ठीक है, सो वो कोई डक्ट के थ्रू पास आउट नहीं होगी, सीधा आपके ब्लड में चले जाएगी, ब्लड के थ्रू बॉडी में ट्रांसपोर्ट होगी जहां उनको जाना हो। सो यहाँ पे कोई डक्ट इन्वॉल्व नहीं होगी। तो एंडोक्राइन ग्लैंड में सिक्रेशन जिस सेल से हो रहा है उसके बाहर डक्ट नहीं होगी, एक्सोक्राइन में आपकी डक्ट होगी। और हिटेरोक्राइन का मतलब होता है एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों नेचर है इनका। ठीक है, हिटेरोक्राइन का एग्जाम्पल है पेनक्रियास। ठीक है, आपके पेनक्रियास में क्या होता है, कुछ एक्सोक्राइन पार्ट होता है, कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो अपना सिक्रेशन डक्ट के थ्रू रिलीज करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली अपना सिक्रेशन ब्लड में डाल देते हैं। ठीक है, सो वो एक टाइप का मिक्स्ड ग्लैंड है। तो हिटेरोक्राइन का एग्जाम्पल समझ में आ गया। एंडोक्राइन के एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो कि जो भी हाइपोथैलेमस के एग्जाम्पल्स हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में आपको ज्यादा क्लियर अंडरस्टैंडिंग आएगी इन सब की। ठीक है, और पिट्यूटरी ग्लैंड के जो भी हार्मोन्स होते हैं वो एंडोक्राइन ग्लैंड के एग्जाम्पल में आ जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल हो गए एंडोक्राइन के। आगे ह्यूमन फिजियोलॉजी में चैप्टर आएगा ही, तब आप अच्छे से डिफरेंशिएट कर ही पाओगे कि एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है। एक्सोक्राइन के तो आपको एग्जाम्पल पता ही है, सलाइवरी ग्लैंड ले लो, ऑयल ग्लैंड यानी जिससे अपन सीबेशियस ग्लैंड बोलते हैं, और आप ले सकते हो स्वेट ग्लैंड,
ठीक है। देन यू कैन टेक म्यूकस सीक्रेट करने वाली जो भी ग्लैंड होती है, फॉर एग्जाम्पल योर गोबलेट सेल, वो भी ग्लैंडुलर एपिथेलियम हुआ, तो वो भी एक्सोक्राइन में आएगी। ठीक है। मेमोरी ग्लैंड, मिल्क सीक्रेट करने वाली। ठीक है। सो ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम हो गया। ये भी आपका सिंपल एपिथेलियम ही है ना, ग्लैंडुलर एपिथेलियम भी आपका सिंपल एपिथेलियम का ही टाइप है। नाउ सिंपल एपिथेलियम, एपिथेलियम दो टाइप के थे, सिंपल और कंपाउंड। सो सिंपल एपिथेलियम हमने पूरा कर दिया। नाउ वी कम टू कंपाउंड एपिथेलियम, जिसमें सेल्स की बहुत सारी लेयर प्रेजेंट होती है। अब ये जो कंपाउंड एपिथेलियम है, उसमें आपको कम ही टाइप पढ़ने हैं। एक होता है ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ट्रांजिशनल स्ट्रेटिफाइड, ट्रांजिशनल ट्रांजिशनल स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, और एक होता है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। देखो स्ट्रेटिफाइड वर्ड हम उसके लिए यूज करते हैं, और यहाँ पे सेल्स की बहुत सारी लेयर होती है ना, इसलिए हम यहाँ पे स्ट्रेटिफाइड वर्ड यूज करते हैं। ठीक है। ट्रांजिशनल स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम का एक ही एग्जांपल है, दैट इज द यूरिनरी ब्लैडर। ट्रांजिशनल स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में आपको वर्ड याद रखना है स्ट्रेचिंग। जहाँ पे ज्यादा स्ट्रेचिंग होती है ना, वहां पे ये टाइप का एपिथेलियम होता है। ट्रांजिशनल एपिथेलियम जहाँ पे ज्यादा स्ट्रेचिंग होती है, वहां पे ये टाइप का ट्रांजिशनल एपिथेलियम होता है। ट्रांजिशनल एपिथेलियम का मतलब यूरिनरी ब्लैडर में क्यों होता है, क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर में आपका यूरिन जो है वो कलेक्ट होता है। सो आपके यूरिनरी ब्लैडर में जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स है वो स्ट्रेच होगी ड्यू टू दैट फीलिंग ऑफ वाटर इन द ब्लैडर। ठीक है। सो इसीलिए इसके एग्जाम्पल में यूरिनरी ब्लैडर आएगा। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम जो है वो आपके फर्दर दो क्लास में आप डिवाइड कर सकते हो, एक स्ट्रेटिफाइड केराटिनाइज्ड एपिथेलियम और एक स्ट्रेटिफाइड नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम। देखो स्ट्रेटिफाइड वर्ड क्यों यूज किया, क्योंकि लेयर बहुत सारी होती है कंपाउंड एपिथेलियम में। केराटिन नॉन केराटिन क्या, देखो केराटिन एक प्रोटीन होता है, ठीक है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंट्रोड्यूसिंग ड्राइनेस and for introducing impermeability to water. So केराटिनाइज्ड एपिथेलियम के एग्जाम्पल में एक ही एग्जाम्पल है स्किन, और इसके एग्जाम्पल में आपका बकल कैविटी, आपका इसोफेगस, आपका फेरिंग्स, वेजाइना, देन बस इतने एग्जाम्पल्स काफी हैं। केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम जो होता है, देखो आपकी आपके बॉडी के बाहर और बॉडी के अंदर ऑब्जर्व करो। बॉडी के बाहर जो आपकी स्किन है दैट इज ड्राई, एंड माउथ के अंदर की जो स्किन है दैट इज मॉइस्ट। सो मॉइस्ट अगर स्किन है दैट मीन्स कि उसमें केराटिन प्रेजेंट नहीं है। आपकी बक्कल कैविटी जो है वो कितनी मॉइस्ट है, इफ यू टच इनसाइड योर माउथ, ठीक है, आपकी माउथ कैविटी जिसे आप बक्कल कैविटी भी कहते हो, वो कितनी मॉइस्ट है, दैट मीन्स कि उसमें केराटिन नहीं है, तो उसे कहते हैं नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। आपका अंदर इसोफेगस हो गया, फेरिंग्स हो गया, आपकी वेजाइना हो गई, ये सारे कैसे हैं, नॉन केराटिनाइज्ड है, यानी कि इसमें मॉइस्ट लेयर होती है, क्योंकि इसमें केराटिन नहीं होता, लेकिन होते वो स्ट्रेटिफाइड है। ठीक है। और केराटिनाइज्ड जो आपकी पूरी बाहर की लेयर हो गई दैट इज पूरी स्किन, उसमें स्ट्रेटिफाइड केराटिनाइज्ड कंपाउंड एपिथेलियम होता है। ठीक है। बस कंपाउंड एपिथेलियम आपकी एनसीईआरटी में भी ज्यादा नहीं दिया है। सो हम जो भी जरूरी चीजें थी वो मैंने आपको पढ़ा दी कंपाउंड एपिथेलियम में।
नाउ नेक्स्ट वी कम टू योर जंक्शन वाला पार्ट। सेल जंक्शंस। सो ये जो सेल्स जंक्शंस होते हैं वो आपके जनरली प्रोटीन से बने होते हैं। ये सेल जंक्शंस की जरूरत क्यों होती है? तो टू प्रोवाइड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक बिटवीन सेल्स, टू प्रोवाइड structural and functional links between cells। तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक्स प्रोवाइड करने के लिए सेल जंक्शंस की फंक्शनल लिंक्स यानी और स्ट्रक्चरल लिंक्स यानी स्ट्रक्चरल यानी एक सेल दूसरे सेल से कनेक्ट है, दैट इज द स्ट्रक्चरल लिंक। कनेक्शन के कारण वो सेल में कोई फंक्शन इंड्यूस हो रहा है, वो साथ में मिलकर अब कुछ फंक्शन कर पा रहे हैं, सो दैट इज फंक्शनल लिंक। अभी जो सेल जंक्शंस है वो हम आप क्वेश्चन करोगे कि एपिथेलियल टिश्यू के बाद ये क्यों पड़ते हैं, क्या ये सेल जंक्शंस कनेक्टिव नर्वस टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू में प्रेजेंट नहीं होते, क्या उन टिश्यू के सेल्स के बीच में ये जंक्शंस नहीं बन पाते? तो बन पाते हैं, लेकिन मोस्टली दिस सेल जंक्शंस आर प्रेजेंट इन योर एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स, इसीलिए हम उसे एपिथेलियल टिश्यू के बाद ही पढ़ते हैं, ठीक है। अदरवाइज बाकी सारे टिश्यूज में भी प्रेजेंट होते ही है। अब ये जो सेल जंक्शंस होते हैं वो बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। पहला है आपके टाइट जंक्शंस। आपके टाइट जंक्शन में ये रहता है कि मान लो ये आपका एक सेल है और ये आपका दूसरा एक सेल है, ठीक है। सो ये दोनों सेल के बीच में ये दोनों सेल एक प्रोटीन से कनेक्टेड हो जाते हैं। सेल जंक्शंस बेसिकली प्रोटीन से ही बनते हैं, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पे ये सेल से ये सेल पे कोई भी चीज नहीं आ पाती और ये सेल से ये सेल में कोई भी चीज की मूवमेंट नहीं हो पाती। यानी आपके जो टाइट जंक्शन है वो प्रिवेंट करते हैं लीकेज ऑफ सेल्स। एनसीईआरटी की लाइन है, प्रिवेंट लीकेज ऑफ सेल्स, क्योंकि ये दोनों सेल्स के बीच में प्रोटीन ऐसे प्रेजेंट है कि वो लीकेज ही नहीं होने दे रहे, एक सेल से दूसरे सेल में सामान ही नहीं पहुंचने दे रहे हैं, ठीक है। योर सेकेंड जंक्शन इज योर गैप जंक्शन। ठीक है, ये गैप जंक्शंस क्या होते हैं? सो दिस इज योर वन सेल, दिस इज योर नेक्स्ट सेल। ये दोनों सेल को लॉक नहीं कर देंगे, ये ऐसे प्रोटीन होते हैं जो बीच में एक गैप प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि यहाँ से यहाँ पे कोई चीज ट्रांसफर करनी है तो हो सकती है, यहाँ से कोई चीज ट्रांसफर करनी है तो हो सकती है। यानी कम्युनिकेशन इज पॉसिबल बिटवीन टू सेल्स। कम्युनिकेशन बाय साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म से कम्युनिकेशन हो सकता है, साइटोप्लाज्म से चीजों का एक्सचेंज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल स्मॉल मॉलिक्यूल्स, स्मॉल मॉलिक्यूल्स का एक्सचेंज हो सकता है, लार्ज मॉलिक्यूल्स का हो सकता है, एंड इवन आयंस का भी हो सकता है, ठीक है। थर्ड इज योर टाइट जंक्शन हो गया, गैप जंक्शन हो गया, एडहेरिंग जंक्शन। इस जंक्शन में क्या होगा? ये एक आपका सेल हुआ, ये आपका दूसरा सेल, ये दोनों एक दूसरे से एडहेर है, मतलब कि इट लीड्स टू सीमेंटिंग बिटवीन टू सेल्स। एडहेर है यानी कि ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होंगे, कभी भी बिछड़ेंगे नहीं, सीमेंटिंग करता है एडहेरिंग जंक्शंस। आपके टिश्यूज में बहुत सारे सेल्स जो होते हैं वो मिलकर टिश्यूज बनाते हैं, तो वो सारे सेल्स को एक साथ एडहेर करते हैं, वो छूटे ना पड़ जाए,
उनको एक साथ पकड़ के रखने का जो काम है वो आपके एडहेरिंग जंक्शंस करते हैं। ठीक है, तो ये 3 टाइप के जंक्शंस आपकी एनसीईआरटी में गिवन है। अब यहाँ तक की एनसीईआरटी रीडिंग हम कर लेते हैं। आप बोलोगे मैम न्यू जो एनसीईआरटी है उसमें एपिथेलियल टिश्यू नहीं दिया है। सो न्यू एनसीईआरटी नहीं, लेकिन एनिमल टिश्यूज आपके सिलेबस में तो लिखा ही है। सो ये भी सिलेबस का पार्ट है। तो एपिथेलियल जो टिश्यू है वो हम ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़ेंगे। ओके, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट आप पढ़ सकते हो। ये वाला पार्ट मैं पढ़ा नहीं रही हूँ बिकॉज बहुत टाइम जाएगा। बहुत इजी वाला पार्ट है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में उसमें डिस्क्राइब किया हुआ है। ओके, सो एनसीईआरटी के डायग्राम्स और एनसीईआरटी की लाइनिंग्स एक बार पूरा मैं आपको एपिथेलियल टिश्यू पढ़ा रही हूँ। एपिथेलियम का वी कॉमनली रिफर टू एज एपिथीलियम, लेकिन एपिथीलिया का मतलब क्या होता है? एपिथीलिया, एपिथेलियम इज अ सिंगुलर वर्ड एंड एपिथीलिया इज अ प्लूरल वर्ड। ओके, टिश्यू के पास फ्री सरफेस होती है, मैंने बताई एपिथेलियल टिश्यू के ऊपर की सरफेस, ठीक है, दैट इज फ्री सरफेस। और वो जो फ्री सरफेस है वो, या अगर स्किन में आपका एपिथेलियम प्रेजेंट है तो वो आउटसाइड एनवायरनमेंट को फेस करेगा, और एलिमेंट्री कैनाल के बाहर अगर कवरिंग है तो फ्लूइड को फेस करेगा, एंड दस प्रोवाइडिंग अ कवरिंग और लाइनिंग। दिस इज एलिमेंट्री कैनाल। यहाँ पे अगर प्रेजेंट है दैट इज कवरिंग, यहाँ पे अगर प्रेजेंट है दैट इज लाइनिंग। ओके, द सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड विथ लिटल इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स, यानी लिटल इंटरसेल्युलर स्पेस। सिंपल और कंपाउंड एपिथेलियम दो टाइप हो गए एपिथेलियम के। सिंपल एपिथेलियम यानी सिंगल लेयर होगी। देखो, लाइनिंग फॉर बॉडी कैविटीज। ओके, डक्ट, सो छोटी डक्ट है, सो सिंपल एपिथेलियम में भी क्यूबॉइडल में आएगा, लेकिन सिंपल क्यूबॉइडल। और बॉडी अगर डक्ट है तो फिर सिंपल कॉलमनर में चला जाएगा। समझ आ गया? एंड ट्यूब्स, सो दिस इज डक्ट और ट्यूब्स की बात की गई है। ट्यूब्स में आप ब्रोंक्यूल्स ले सकते हो, अगर छोटी ब्रोंक्यूल्स है तो सिलेटेड क्यूबॉइडल, बड़ी ब्रोंक्यूल्स है सिलेटेड कॉलमनर। द कंपाउंड एपिथेलियम जिसमें दो से ज्यादा लेयर्स होगी एंड प्रोटेक्टिव फंक्शन होगा एज इट डज इन अवर स्किन। सो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस ऑफ सेल, उनके स्ट्रक्चर में कुछ चेंज आते हैं। अगर फ्लैट सेल्स है तो स्क्वेमस, क्यूब टाइप के है तो क्यूबॉइडल, और अगर कॉलमनर है, कॉलम शेप के है, सो टॉल स्लेंडर इलोंगेटेड सेल्स, तो कॉलमनर टाइप का एपिथेलियम हो जाएगा। सो ये देखो फ्लैटेंड सेल है, ऊपर से देखे तो पेमेंट एपिथेलियम दिख रहा है, टाइल्स ऑन अ फ्लोर। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सिंपल स्क्वेमस। क्यूब लाइक सेल, राउंड न्यूक्लियाई बीच में, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, स्लेंडर टॉल इलोंगेटेड सेल विथ ओवल न्यूक्लियाई एट द बेस। सो ये आपके हो गए कॉलमनर एपिथेलियम। ये भी कॉलमनर एपिथेलियम, लेकिन कैसे? ऊपर सीलिया बताया, यानी सीलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम। स्क्वेमस एपिथेलियम सिंगल लेयर होते हैं। स्क्वेमस इरेगुलर बाउंड्रीज होती है, इसीलिए उसे टेसेलेटेड एपिथेलियम भी कहते हैं। ब्लड वेसल्स की वॉल में होते हैं, एल्वियोलाई में होते हैं, डिफ्यूजन उनका फंक्शन है। ओके, क्यूबॉइडल एपिथेलियम सिंगल लेयर इन डक्ट ऑफ ग्लैंड, सिंपल क्यूबॉइडल स्मॉल डक्ट ऑफ ग्लैंड इन ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन्स। ओके, सो वहां पे जो ट्यूब था ना ऊपर, वो नेफ्रॉन के टर्म्स में था। सॉरी, यहाँ पे मैंने आपको गलती कर दी समझाने में। ट्यूब्स यानी ये पीसीटी और डीसीटी की बात कर रहे थे। सो पीसीटी ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल, डीसीटी सिंपल क्यूबॉइडल। ट्यूब्स ऑफ नेफ्रॉन, ट्यूब्स का मतलब था नेफ्रॉन ट्यूब। एंड ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन्स इन किडनीज। तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम में ये डक्ट, जो छोटी छोटी डक्ट होती है, सिंपल क्यूबॉइडल, और ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन डीसीटी सिंपल क्यूबॉइडल, पीसीटी ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल। और मेन फंक्शंस क्या होते हैं क्यूबॉइडल के, सिंपल क्यूबॉइडल या ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल के? सिक्रेशन एंड एब्सॉर्प्शन। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो होता है ब्रश बॉर्डर, तो उसमें माइक्रोविलाई होगा। कॉलमनर में टॉल एंड स्लेंडर सेल, बेस पे न्यूक्लियाई होगा। सो कॉलमनर में भी माइक्रोविलाई हो सकती है। फ्री सरफेस जो कॉलमनर एपिथेलियम का फ्री सरफेस है उसमें माइक्रोविलाई हो तो उसे ब्रश बॉर्डर कॉलमनर एपिथेलियम कहते हैं। ठीक है, और ब्रश बॉर्डर कॉलमनर एपिथेलियम इंटेस्टाइन में होता है, और सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम स्टमक में होता है। ठीक है, देखो आपकी एनसीईआरटी ने डिफरेंशिएट नहीं किया, कलेक्टिवली सब कुछ लिख दिया है। अगर कॉलमनर और क्यूबॉइडल सेल में सीलिया हो, कॉलमनर में हो तो सीलेटेड कॉलमनर, क्यूबॉइडल सेल में हो तो सीलेटेड क्यूबॉइडल। सो सीलिया का फंक्शन होता है टू मूव पार्टिकुलर म्यूकस इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन।
ठीक है। दे आर मेनली प्रेजेंट इन इनर सरफेस ऑफ होलो ऑर्गन। जो सिलेटेड एपिथेलियम होता है ना, उसमें भी कॉलमनर वाले सिलेटेड एपिथेलियम की बात की है, वो ब्रोंकियल और फेलोपियन ट्यूब जैसे होलो ऑर्गन में प्रेजेंट होता है। देखो, ये मैंने चीज आपको नहीं बताई थी। मैंने आपको बताया था सिंपल एपिथेलियम का ही एक टाइप है ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ठीक है। लेकिन वो सोचो ग्लैंडुलर एपिथेलियम में सेल्स कैसे होंगे। सो ग्लैंडुलर एपिथेलियम मैंने बताया था स्पेशलाइज होते हैं फॉर सीक्रेशन। और सीक्रेशन एंड एब्सॉर्प्शन फंक्शन मैंने आपको सिंपल स्केमस में बताया नहीं। सीक्रेशन एंड एब्सॉर्प्शन जो फंक्शन है वो मैंने आपको क्यूबॉइडल में बताया। सिंपल स्क्वेमस में तो मैंने आपको डिफ्यूजन और फिल्ट्रेशन ही बताया था एग्जांपल, ठीक है। क्यूबॉइडल और कॉलमनर में ही मैंने आपको सीक्रेशन और एब्सॉर्प्शन के फंक्शन बताए। बेसिकली सिंपल क्यूबॉइडल और ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम में मैंने सीक्रेशन एब्सॉर्प्शन बताया। सिंपल कॉलमनर और ब्रश बॉर्डर कॉलमनर में सीक्रेशन और एब्सॉर्प्शन फंक्शन बताया। सो इसका मतलब ये है कि क्यूबॉइडल और कॉलमनर सेल हो सकते हैं, ठीक है, वही हो गए इन ग्लैंडुलर एपिथेलियम। यूनिसेल्युलर भी हो सकता है, दैट इज गॉबलेट and goblet cell intestine में है, so they are of the alimentary canal का part and multicellular salivary gland. So ये secretion on the number of cell है, दूसरा on the number of on the basis of their pouring, मतलब कि डक्ट में पोर करते हैं अपना सिक्रेशन सेल्स या बिना डक्ट के पोर करते हैं, सो उसके बेसिस पे एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन एग्जांपल याद रखने की जरूरत नहीं, बहुत सारे म्यूकस, सलाइवा, ईयरवैक्स, ऑयल, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी सारे एक्सोक्राइन ग्लैंड से ही सीक्रेट होते हैं, अदर सेल प्रोडक्ट, और वो डक्ट या ट्यूब्स के थ्रू रिलीज हो गए। इन कॉन्ट्रास्ट एंडोक्राइन ग्लैंड में डक्ट नहीं होगी, दैट प्रोडक्ट कॉल्ड हार्मोन और सीक्रेट डायरेक्टली, वो ब्लड में ही सीक्रेट हो जाएगी। कंपाउंड एपिथेलियम जो एक से ज्यादा लेयर के बने होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज अ लिमिटेड रोल इन सीक्रेशन एंड एब्सॉर्प्शन। में बताना भूल गई थी, बिकॉज ये कंपाउंड एपिथेलियम वो एक से ज्यादा लेयर के बने होते हैं ना, वो डिफ्यूजन और फिल्ट्रेशन में कभी भी हेल्प नहीं करेंगे और सीक्रेशन एंड एब्सॉर्प्शन में भी कभी नहीं करेंगे। कंपाउंड एपिथेलियम का एक ही फंक्शन होता है, टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन। मेन फंक्शन होता है टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस दैट आर डेवलप इन योर बॉडी। केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस, मान लो आपको चोट वोट लग गई, तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा आपका कंपाउंड एपिथेलियम जो ज्यादा लेयर का बना है, ठीक है। तो स्ट्रेस के अगेंस्ट आपको कंपाउंड एपिथेलियम हेल्प करेगा। कंपाउंड एपिथेलियम में जो केराटिनाइज वाला होता है उसका एग्जांपल स्किन और मॉइस्ट सरफेस, नॉन केराटिनाइज के ये सारे एग्जांपल्स हो जाएंगे, ठीक है। As cells in epithelium are held together, intercellular space होती है पर बहुत ही लिटिल होती है। In nearly all animal tissues, specialized junction जिससे structural develop होते हैं, specialized junctions जिससे structural functionality provide होती है सेल को। तीन टाइप के, tight, adhering और gap. Tight junctions to prevent linkage across a tissue, adhering, cementing between two neighboring cell. Gap junctions communicate by the help of cytoplasm. Communication in the sense of what? Your exchange of ion can take place, small molecule का भी हो सकता है, big molecule का भी हो सकता है। क्लियर, ठीक है। सो यहाँ पे हम एपिथेलियम जो टिश्यू है पूरा वो यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, ओके। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो। थैंक यू सो मच।